इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, गेट और ईएसई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के सवाल अक्सर दिमाग घुमा देते हैं। इसलिए आज हमारा पूरा फोकस उन पक्के तरीकों पर है जिनसे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखते ही उसका सही डायग्नोसिस कर सके। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का फर्क समझेंगे। इसके बाद आएगा वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो बीम्स और ट्रसेस की हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और फिर हम देखेंगे हिंज वाले कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स को। आखिर में एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट समरी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, डायग्नोजिंग स्ट्रक्चर्स। सच कहूं तो एक सिविल इंजीनियर बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल डॉक्टर की तरह होता है। डिजाइन बनाते वक्त हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये डायग्नोस करना है कि कोई स्ट्रक्चर सुरक्षित रूप से खड़ा रहेगा या फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मैकेनिक्स के इस कोर डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिक कैलकुलेशंस पूरी तरह से रेस्ट यानी ठहरे हुए बलों पर काम करती हैं, जैसे खड़ी हुई गाड़ी के टायर्स पर पड़ने वाला वजन। वहीं काइनेमैटिक कैलकुलेशंस मोशन और डिस्प्लेसमेंट से डील करती हैं। मतलब जब गाड़ी चलती है तो उसका सस्पेंशन कैसे रिएक्ट करता है, वो काइनेमैटिक्स है। सेक्शन 2, डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। सही डायग्नोसिस के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बेसिस पर स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करना आना चाहिए। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये साफ बताता है कि जब तक अननोन फोर्सेस हमारी 3 स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर हैं, तब तक सब डिटर्मिनेट है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब अननोन फोर्सेस इन इक्वेशन से ज्यादा हो जाते हैं। तब स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट बन जाता है और फिर हमें एडवांस्ड एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इसे विजुलाइज करने के लिए एक पहियों वाले कूलर के बारे में सोचिए। ये एक परफेक्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर का उदाहरण है। अगर आप इस पर सीधा यानी वर्टिकल वजन रखेंगे तो ये सह लेगा, लेकिन हल्का सा भी साइड से हॉरिजॉन्टल धक्का लगा तो ये तुरंत खिसक जाएगा और फेल हो जाएगा। रोलर सपोर्ट्स का भी यही हाल होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की वैल्यूज की। अगर कैलकुलेट करते वक्त हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है यानी 0 से कम, तो इसका सीधा मतलब है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह अनस्टेबल है, वो पक्का फेल होगा। अगर वैल्यू एकदम परफेक्ट 0 आती है तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर बस जस्ट स्टेबल है, यानी बिना गिरे खड़े रहने के लिए उसके पास बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट्स हैं। अगर हमने एक भी सपोर्ट हटाया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ गिरेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर नंबर पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा, तो हमारा स्ट्रक्चर ओवर स्टेबल या ओवर रिजिड है। इसका मतलब है कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट रिएक्शंस मौजूद हैं जो उसे जॉइंट फेलियर के खिलाफ एक ज़बरदस्त मजबूती देते हैं। सेक्शन 3, द यूनिवर्सल इनडिटर्मिनेसी फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स उस एक मेन मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे फिट होते हैं जो हर जगह इस्तेमाल होता है। देखिए, अलग अलग रूल्स रटने का कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह इस मास्टर इक्वेशन पे भरोसा रखिए। ds इक्वल्स टू r माइनस e माइनस a। ये इकलौता फॉर्मूला बीम्स, ट्रसेस और कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स सब पर एकदम सटीक बैठता है। एग्जाम के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, S फॉर सब्ट्रैक्शन। जब भी हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालते हैं तो हमें हमेशा इंटरनल हिंज वेरिएबल यानी a को माइनस करना होता है। ये सिंपल सी ट्रिक सिली मिस्टेक से बचाएगी और मार्क्स कटने नहीं देगी। सेक्शन 4, कॉन्करिंग बीम्स एंड ट्रसेस। हर स्ट्रक्चर का अपना एक अलग बिहेवियर होता है, इसलिए हमें इस मास्टर फॉर्मूले में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे ट्रसेस का केस ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि ट्रसेस में बेंडिंग मोमेंट्स पूरी तरह 0 होते हैं, है ना? इसलिए इक्वेशंस काफी सिंपल हो जाती हैं। हर जॉइंट पर बैलेंस करने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बचते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला बन जाता है ds इक्वल्स टू m प्लस r माइनस 2j। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेक्शन 5, कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स विथ हिंजेस। गेट और ईएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रेम्स देकर फंसाने की कोशिश की जाती है, जहां मेंबर्स पर तीनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट्स एक साथ लग रहे होते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम प्रेशर चाहे जितना हो, बस इन 4 स्टेप्स को लाइन से फॉलो करना है। स्टेप 1, हर मेंबर के 3 फोर्सेस काउंट करें। स्टेप 2,
सारे सपोर्ट रिएक्शंस जोड़ लें। स्टेप 3, हर जॉइंट की 3 इक्वेशंस को माइनस करें। और स्टेप 4, इंटरनल हिंज के इफेक्ट को भी घटा दें। बस काम हो गया। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये इंटरनल हिंज आखिर करता क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फ्रेम की स्टेबिलिटी कैलकुलेशन को कैसे बदलता है? असल में इंटरनल हिंज वो पॉइंट्स होते हैं जहां मोमेंट 0 होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओवरऑल इनडिटरमिनेसी को कम करने में मदद करती है। इसका रूल बहुत सिंपल है, A = m-1। मतलब अगर 2 मेंबर्स एक हिंज पर मिल रहे हैं तो A की वैल्यू बस 2-1 यानी 1 होगी। चलिए इसे एग्जाम के एक टिपिकल सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए एक फ्रेम है जिसमें 3 मेंबर्स हैं और एक इंटरनल हिंज है। 3 मेंबर्स के हिसाब से 9 अननोन्स हुए प्लस 6 सपोर्ट रिएक्शंस, टोटल हो गए 15। अब इसमें से 4 जॉइंट्स की 12 इक्वेशंस और एक हिंज वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो हमारा DS आया +2, यानी ये फ्रेम साफ तौर पर ओवरस्टेबल है। सेक्शन 6, द अल्टीमेट एग्जाम समरी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कुछ भी मिस ना हो। ये टेबल असल में एक ब्रह्मास्त्र है। चाहे सवाल बीम का हो, ट्रस का हो या फिर किसी उलझे हुए फ्रेम का, बस इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखिए, या आपको एग्जाम के प्रेशर में भी तुरंत सही जवाब तक पहुंचा देंगे। तो अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, अगर स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी हमें रेस्ट पर मौजूद फोर्सेस का पूरा नक्शा दे देती है, तो काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेंसी मोशन के कौन से छुपे हुए रहस्य खोलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अगले लेवल का रास्ता खोलता है। खैर, आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए।